दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट कर सके। तो अगर आप लोग चाहते हो अपने कैश फ्लो को प्रॉपर मेंटेन करें, अपनी एसेट्स को बढ़ाए आने वाले समय में, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको काम लग सकता है। मैंने बरसों से ये चीज़ नोट की है कि कितना ही मेरे को कंपनी यहाँ पता हो कि मैं किधर इन्वेस्ट करूँ, मेरे को सेक्टर पता हो मैं किधर इन्वेस्ट करूँ, पर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्रॉपर ना हो तो बार बार आपका पोर्टफोलियो डिस्टर्ब होता है। मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है। कभी मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मुझे कम भाव पे मैं मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स को बेचता हूँ, तो वो पूरा मेरे प्लानिंग को बिगाड़ता है। मेरे पास जब पैसे आते हैं तब बाज़ार बहुत अच्छा होता है, अब फिर महंगे पे लेने की बारी आती है, राइट। तो ये चीज़ के लिए अब तैयार रहिएगा दोस्तों। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कब? जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो शेयर के भाव भी नीचे होंगे। तो हमें पहले से कुछ चीज़ों का ध्यान रख के पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना होगा, खुद के बैलेंस शीट समझनी होगी और उसके साथ हमें भविष्य का प्लानिंग करना होगा। तो करें हम लोग दोस्तों, चलिए। इससे फाइनेंशियल स्टेटस समझने के लिए दोस्तों मुझे सबसे पहले मेरा खुद का, आप लोगों ने अभी तक रिसर्च बहुत किया है और आपने कंपनियों का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा है। आज हम अपने खुद के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों हमें हमारा खुद का कैश फ्लो चेक करना होगा। तो ये कैश फ्लो हम खुद का कैसे चेक करें? दोस्तों कैश फ्लो में कुछ चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सबसे पहली है दोस्तों, कैश फ्लो में क्या आता है? सबसे पहले इनकमिंग कैश फ्लो जो इन होती है मेरे बैंक में हर महीना हर साल, यह है दोस्तों मेरी इनकम। सो लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज माय इनकम। ये मेरी जो इनकम है क्या इतनी रहने वाली है, बढ़ने वाली है, घटने वाली है, राइट। ये जो मेरी इनकम है ये प्राइमरी इनकम हो सकती है, राइट, जो बिजनेस या जो मैं मेन इनकम का मेरा सोर्स। ये इनकम में मेरी सेकेंडरी इनकम्स हो सकती है, उसके साथ मुझे कोई और प्रकार की इनकम आती है। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की इनकम में मेहनत करूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे। यानी मेरा समय दूंगा, एनर्जी दूंगा और मुझे ये इनकम मिलेगी। दोस्तों स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम को भी बढ़ाते रहते हैं। अगर दोस्तों मैं कामयाब होता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाने में, तो ये वो इनकम है जो मेरी टाइम, मेरे खुद के समय को नहीं मांगेगी, मेरी खुद की एनर्जी सक नहीं करेगी। कल ये हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए और ये मेरी इनकम मान लो बंद हो गई, राइट, कुछ हो सकता है। कोई भी केस में अगर मेरी प्राइमरी सेकेंडरी इनकम में प्रॉब्लम आता है, कम नहीं, मान लो मेरी इंडस्ट्री खराब हुई और मेरी इनकम कम हो गई, तो कोई भी कारण से अगर मेरे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट आती है दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर मैंने बनाई होती है तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे जिंदगी भर काम लग सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाने के ऊपर है। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिएगा, तो आपको ये अलग अलग टॉपिक के जो वीडियो है वो आपको नोटिफाइड होके मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। चलिए अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए मेरे साथ। हमने इनकम की बात की, इनकम में प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम की बात की और सबसे बढ़िया, सबसे ज़रूरी इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम की बात की। दोस्तों आप ऐसे कई रिच लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जब उनकी कैश फ्लो, ये कैश फ्लो का पहला पड़ाव होता है इनकम,
अपना कैश फ्लो जब उनकी आ रही होती है, उन्होंने साथ में कुछ ऐसी एसेट्स क्रिएट की होती है साथ साथ में, राइट। कुछ ऐसी एसेट्स का सर्जन ये लोग करते हैं कि जिससे कल वो काम करे नहीं करे, एसेट्स उनको कमा के दे सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो हमारा ये गोल रहेगा, हम प्राइमरी इनकम के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाएं। लेकिन जो आपके बैंक में आता है कैश फ्लो, वो पूरे के पूरा एसेट में काम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है दोस्तों? जिंदगी जी रहे तो हमारे खर्चे भी होते हैं। तो दोस्तों कैश फ्लो का पड़ाव नंबर 2 इधर होता है। अब कितना भी सोचो मेरे को इतना सेविंग करना है, मेरे को ये शेयर लेने हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे एक पड़ाव नंबर 2 आता है, जहां पे हमारी लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों। तो एक पार्ट हुआ फर्स्ट स्टेज हमारा कैश फ्लो इनकमिंग, उसके साथ सेकंड स्टेज भी हमारा होता है कैश फ्लो आउटगोइंग। दोस्तों कॉस्ट कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस दोस्तों आपके कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो करने ही पड़ेंगे। मैंडेटरी जैसे आपको टैक्स पे करना है, राइट, इससे तो आप बच नहीं सकते हो, बचना भी नहीं है हमें। ये टैक्स मैंडेटरी एक्सपेंस को हमने यहाँ पे एक्सपेंस में डाल दिया। इसके साथ मेन जनरल एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, जो हम हर एक व्यक्ति जो दुनिया में जी रहा है उसके ये एक्सपेंसेस होंगे, जीने के एक्सपेंसेस। इसे दोस्तों हम COL भी कह सकते हैं। COL यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। हम दुनिया में जी रहे, खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, नाश्ता करेंगे, पेट्रोल पे खर्चा करेंगे, टेलीफोन यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आपके आएंगे दोस्तों। अगर खुद का घर नहीं, हम रेंट पे रहेंगे, राइट। सो दिस ऑल एक्सपेंसेस आर योर कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। और दोस्तों ये दोनों ही के बीच में आपका बैलेंस है। अगर हम हमारे कैश फ्लो को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आते हैं। स्टेज 1 इनकमिंग, स्टेज 2 आउटगोइंग, ये होना है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एक चौथा स्टेज होता है। मैं अभी तीसरे स्टेज की बात नहीं करूंगा, तीसरा स्टेज अपन बाद में देखेंगे। चौथा होता है, फोर्थ क्यों नंबर दिया है वो भी मैं कहूंगा आपको, एंटरटेनमेंट, लग्जरी। सिर्फ ये खर्चों के लिए थोड़े ना हम लोग जिंदा है दोस्तों। हमें वैकेशंस चाहिए, राइट, हमें बाहर खाना खाना है, हमें अच्छे एंटरटेनमेंट काम करने हैं दोस्तों, फिल्में देखनी है बाहर। तो अलग अलग कोई भी प्रकार के एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट। ये एक्सपेंसेस आते हैं चौथे एक्सपेंसेस में, जिसे हम ये भी कह सकते हैं दीज आर लग्जरी एक्सपेंसेस, राइट। अब ये कैश फ्लो हमारा चलेगा। इनकम बैंक में आई पहली तारीख 5 तारीख को, इनकम आई, साथ ही में यहां पे फ्लो बहने लगा हमारा खर्चों में। ये खर्चों में बहने लगा, उसके साथ ही ये चौथा खर्चा जो है लग्जरी, वहां पे भी कुछ पैसे जाएंगे। और हो सकता है कि महीना खत्म होते होते हमारा बैलेंस नील की ओर पहुंचे। होता है ऐसा दोस्तों। ये पूरी जो स्टेज हमने यहाँ पे बताए दोस्तों, राइट, ये पूरा जो कैश फ्लो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके बीच एक और चीज मत भूलना कि आप जब जॉब पे लगे थे, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, अलग अलग जो भी चीज के लिए आपने अपने कैरियर की शुरुआत की, उसमें कुछ आपके ड्रीम्स थे कि नहीं, कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये लाना है, मेरे को वो लाना है। तो ये सारे जो ड्रीम्स है आपके दोस्तों, अगर ड्रीम्स आपके हैं तो ये पूरे होने वाले हैं। अगर आपने जो ड्रीम देखे हैं उसको गोल समझते हो, और ये गोल के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो, डेली अपने गोल्स को आप देखते हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दौड़ने लगता है उन गोल को हासिल करने के लिए। पर दोस्तों ये गोल को हासिल करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप मेहनत करते जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो पैसे को आप कहीं एसेट में लगा रहे हो, जिससे आने वाले समय में आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं।
पर दूसरा एक आसान तरीका है, और यही आसान तरीका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी किया था। यह आसान तरीका क्या है? ड्रीम तो हमारे रोज है ही। अभी हमारे पास बाइक नहीं है, दोस्तों के बाद बढ़िया बढ़िया बाइक है, तो एक पीयर प्रेशर होता है, फटाफट ला देनी है। गाड़ी नहीं है, सबको देखते हैं हम लोग, मेरे को फटाफट ला देनी है। तो जब हम आने वाले जो गोल है, जिसे हम पूरा वैसे भी करने वाले हमारी एसेट से, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एसेट खरीद के देने ही वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? दोस्तों एसेट्स में जो आप पैसा लगाते हो वो बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है जितना डाला उतना रहता है। जो ड्रीम है, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, मान लो वो गाड़ी 4 साल बाद लेते हो, राइट? कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो मैं मानता हूं गाड़ी के भी दाम इन्फ्लेशन से बढ़ने वाले हैं, पर उसके साथ आपकी एसेट इन्फ्लेशन से फास्ट बढ़ने वाली है। तो आपने जो सोचा है वो आप वैसे भी पाने वाले हो। पर दूसरा रास्ता जो मैं बता रहा हूं, जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने गोल को पाने के लिए, वहां पे दोस्तों आ जाता है डेप्ट, राइट? ये शुरुआत में बहुत आसान लगता है, बहुत इजी लगता है, राइट? पर ये जब हम लेते हैं, एक बार हमने डेप्ट ली, क्यों ली? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो चीजें जो मेरे को खरीदनी है उनको पाने के लिए हमने बोरोइंग लिया। जब हमने डेप्ट ली तो एक स्टेज ऐड हो जाता है दोस्तों, और वो स्टेज क्या है दोस्तों? जब हम डेप्ट लेते हैं तब हमें खाली वो डेप्ट की अमाउंट पे नहीं करनी है, पर वो अमाउंट के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डेप्ट में आता है। जब दोस्तों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है, तब ये बहुत सी जगह पे इफेक्ट करता है। कैसे? ये हमें थोड़ा समझना होगा, राइट? अगर मैं ये रास्ता ना पसंद करते हुए, अगर मैं कैश फ्लो का जो तीसरा रास्ता है, थर्ड स्टेप जो आता है एसेट्स क्रिएशन की ओर, ये जो थर्ड स्टेप है इसे कहते हैं दोस्तों सेविंग, जो बड़ी बुरी चीज है, अच्छी नहीं लगती है। यार मैं 10,000 कमा रहा हूं, मैं लाख कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं, जो मेरी इनकम है उसमें से ये पैसा तो इधर डाल दिया जो दिखता ही नहीं है, अब वो मुझे कुछ काम लगता नहीं है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरे को जो ड्रीम है वो क्यों ना ले लो इन पैसे से, ऐसा होता है। आज क्यों ना ये पैसे को मैं यूज कर दूं, क्यों ये घटिया जगह पे मैं डालूं पैसा जहां पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं। तो थर्ड स्टेज शुरुआत में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये कल ड्रीम को पूरे करके देने वाली है, और हमें इजी क्या लगती है? ये वाली चीज डेप्ट, जो हमें आज ड्रीम को हमारे हाथ में दे देती है। जब इसने हमारे ड्रीम को हमारे हाथ में दिया तो एक गड़बड़ होती है। वो क्या दोस्तों? बड़ी गड़बड़ है वो। आप सेविंग करने वाले थे हर महीना, कितनी? दोस्तों जनरल केस में हम कहते हैं, अगर आपकी ये जो कैश फ्लो है, अगर 100 रुपीस की कैश फ्लो है, 100 रुपीस हम कमा रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लाख गिन सकते हो अपने हिसाब से, इसमें से ये 100 रुपीस में से यहां कितना खर्चा होने वाला है पता है? अंदाजे से 50 रुपया। कितना? ये एवरेज बता रहा हूं। 50 रुपीज हम यहां पे ये सब चीजों में खर्चने वाले हैं। ये 50 यहां पे खर्चेंगे, 100 रुपया हमारे पास था। अगर हमने बाकी के कुछ रुपयों को सेविंग यानी एसेट्स क्रिएशन में डाइवर्ट नहीं किया, तो दूसरा जो 100 में से बचा 50 रुपया, ये सीधा लग्जरी में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? लग्जरी में। हमको पता है बैंक में पैसे पड़े हैं, तो अभी तो अगले महीने तो वापस पैसे आने ही वाले, तो हम कॉस्ट करने ही वाले हैं, राइट? ये हैबिट होती है। तो क्या होता है, पैसे हमारे 50 रुपए इधर खर्च गए, अगर हमने ये थर्ड स्टेप बीच में इंक्लूड नहीं किया सेविंग का, तो सीधे हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे, लग्जरी में सारे पैसे खर्च हो गए, अंत में हमारा हो गया अकाउंट नील। चलो यहां तक ठीक है, हमने पैसे खर्च कर दिए, कुछ हम एसेट्स नहीं बना रहे हैं, यानी कल का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। कल कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी जॉब को, मुझे खुद को कुछ भी हुआ, मेरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आए, मेरी इनकम नहीं हुई, तो अब मैं ये मेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे करूंगा? कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैंने एसेट्स क्रिएट ही नहीं की, राइट?
उसके साथ एक बड़ी चीज जो अभी मैंने आपको बताई, मैं ड्रीम पूरे करने के लिए, मेरे पास वैसे तो अकाउंट में नील हो गया है, मेरे पैसे तो बचे नहीं है, अब मेरे को मेरे सब ड्रीम पूरे करने हैं और मेरे को बैंक आके जब ये देती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, लेकिन यहां पे हमें भूलना नहीं है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों चीज हमें पे करनी है। हो सकता है इसकी वजह से आपकी सेविंग को इफेक्ट आए, जो आने वाले समय में जो आप जितनी तेजी से एसेट को बढ़ाने वाले थे शायद उतनी तेजी से अब एसेट ना बढ़े क्योंकि इनफ्लो टुवर्ड्स द एसेट्स डिक्रीज हो गया है ड्यू टू योर डेप्ट। जनरल केस में क्या है दोस्तों, 100 कमाया, 50 रुपया मेरा खर्चा होने वाला है, ये मेरे को एडवांस में पता है, तो मेरा थर्ड स्टेज में सीधे सीधा दोस्तों यहां पे 50 फिर 20, कितना परसेंट, 20% सेविंग में आना जबरदस्त जरूरी है। अगर मैं ये हैबिट करता हूं कि 100 आया 50 खर्चा, 20 रुपया एसेट बनाने के लिए मैंने डाल दिया, फिर क्या होगा पता है, धीमे धीमे महीना दर महीना ये एसेट्स बढ़ती जाएगी और इन एसेट्स की वजह से ये जो हम हमारे ड्रीम है उसे पूरा करेंगे। ये नहीं किया तो फिर डेप्ट ली, अब मैं प्रिंसिपल भरूंगा और ये डेप्ट दोस्तों सस्ती नहीं होती है। राइट, जब बैंक ने हमें दिया है तो बैंक तो होशियारी है, उसको पता है पैसे कैसे बड़े करने हैं और वो बड़े बनते जाते हैं और हम छोटे बनते जाते हैं। दोस्तों ये जो डेप्ट मैंने ली है, अगर मैंने खाली ड्रीम पूरे करने के लिए, मैंने अगर ऐसी चीज खरीदने के लिए ली है जो डेप्रिशिएटिंग है तो बहुत बुरी चीज है। जैसे गाड़ी, बाइक, ये सब डेप्रिशिएटेड प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, घटने वाली है। उसके सामने अगर कोई डेप्ट मैंने एसेट क्रिएशन के लिए तो कोई बात नहीं है। राइट, हमने देखा है बहुत से लोग, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डेप्ट नहीं लेती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के सर पे कितनी बड़ी डेप्ट है, एल&टी के सर पे डेप्ट है। अब इन्होंने डेप्ट ली, इनको ऑलमोस्ट 10% पे मान लो इंटरेस्ट ये लोग पे करते हैं, पर ये लोग ग्रोथ कितने परसेंटेज से करते हैं दोस्तों, 15% से। अगर मैंने डेप्ट ली है 8-10% की और मैं उससे ज्यादा उसका फायदा उठाता हूं, ग्रोथ मेरा उससे ज्यादा होता है, देन दैट बैड डेप्ट कुड बी कन्वर्टेड टू गुड डेप्ट। तो ये लोग 10% लोन लेके 15-20% ग्रोथ करते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अदानी के सर पे कितनी डेप्ट है, ह्यूज डेप्ट, पर उसको पता है ग्रोथ कैसे करना है, 20-25% से ग्रोथ हो रहे हैं। राइट, पर हम अगर जनरली लोन ले लेते हैं और वो चीज ग्रोथ नहीं करती है तो कोई फायदा नहीं दोस्तों। राइट, तो ये नहीं करने का। अगर हम डेप्ट खाली ड्रीम पूरे करने के लिए लेंगे तो ये पूरा हमारा हिसाब बिगाड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, तो इसे मत करो। मैंने बरसों पहले, जैसे मेरी जॉब लगी पहली, जैसे सैलरी आने लगा, ड्रीम क्या था, बाइक 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 बाइक। अब बचत करते हो सकता था कुछ समय बाद आती, पर हमें तो आज ही चाहिए। कल किसने देखा है, लोन लेके स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉलमेंट करते चले गए और ली। एसेट कुछ भी नहीं बनाई थी, यस, पर ये बनाते गए। पहले इंस्टॉलमेंट खत्म होने से पहले दूसरा ड्रीम गाड़ी, तो वो भी कैसे लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स ले ली। फिर क्या होना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी वो टाइम पे 20 इयर्स बैक इंटरेस्ट कितने हाई हुआ करते थे। अब इसकी वजह से इनकम अगर थोड़ी भी सफर होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस रहता है सर पे। दूसरा, ये इंस्टॉलमेंट ऐसे होते हैं हमारे कि हम एसेट क्रिएट नहीं कर पाते, हमें लगता है मैं बचत ही नहीं कर पाऊंगा। राइट, सही तरीका क्या था, वो खरीदने ही वाले हैं हम, थोड़ा उसे मैं पोस्टपोन करता हूं, ड्रीम को भूलता नहीं हूं। ड्रीम को थोड़ा हमने एक्सटेंड किया और एसेट में पैसे को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। राइट, ये ऐसे बढ़ेंगे कि जो ड्रीम है वो डेप्ट बगैर दोस्तों अपने पास आने वाला है। दिस शुड बी अ नॉर्मल कैश फ्लो। 100 रुपीज की इनकम, 50 रुपीज खर्चा, 20 रुपीज सेविंग, अभी भी 30 रुपया बचा ना, ये 30 रुपये से लग्जरी जी सकते हैं हम लोग। 30% रुपया यहां पे यूज करो,
राइट। सो इट्स अ 50-20-30 रेशियो, जो जनरली बहुत बार हमने मीटिंग्स में भी बात किया है। इसे इंप्लीमेंट करना कितना सिंपल है पर मुश्किल है। मैं खुद नहीं कर पा रहा था जब मैंने शुरुआत की। पहली जॉब से, पहले पगार से ही पेरेंट्स तो कहते थे 10% बचाना चाहिए, लेकिन हम तो कहाँ बचाते थे। तो मेरे लिए तो 10% मुश्किल था, ये 20 किधर बचाएंगे, राइट। लेकिन यस, इफ यू विल फोकस यू कैन डू दिस थिंग्स, राइट। और ये तो हमने जो आपको जो दोस्तों ग्राफ बताया, ये एवरेज इनकम के लिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मेरा विश्वास कीजिए, ये 20 नहीं, आप यहाँ पे 30-40 भी बचत करने वाले हो, क्योंकि इट रिक्वायर्ड हैबिट। हमें हैबिट चाहिए। अगर सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स की हैबिट पड़ेगी तो वो हैबिट अच्छी नहीं रहेगी, पर अगर एसेट्स क्रिएशन की हैबिट करेंगे तो ये हैबिट बड़े काम लगेगी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो बात किया ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हमने थी। ये मेरा इनकम का बॉक्स है जिसमें मेरे को लिखनी है मैं कितनी इनकम पाता हूं। ये मेरा कॉस्ट का बॉक्स है। इनकम में से 50% पहले कॉस्ट में चला गया। यही इनकम में से अगर मैंने सेविंग किया 20%, तो मैं यहां पे एसेट क्लियर करूंगा, राइट। 20 के बाद बचता है तो मैं दूसरा कॉस्ट करूंगा लग्जरी का, करेक्ट। ये मैं एसेट क्रिएट करता जाऊंगा जिससे ये मुझे इनकम में भी काम लगे और ये आने वाले समय में मेरे कॉस्ट को भी बेयर कर सके। तो मेरे को ये गोल रखना है, मेरी एसेट्स को ऐसी बनाना है कि मेरे इनकम का भी वो सोर्स हो और कॉस्ट का भी वो सोर्स हो। दूसरा एक तरीका जो हमने शॉर्टकट देखा जिससे हम हमारी लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं, ये हमारा चौथा कॉलम है दोस्तों। अगर हमने ये लायबिलिटीज को इंक्रीज किया हुआ है, अलग अलग प्रकार के इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे अगर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो लायबिलिटीज है ये बूस्ट करती है कॉस्ट को, खर्चा बढ़ाती है इंस्टॉलमेंट का, एसेट बढ़ाती है इनकम, लायबिलिटीज बढ़ाते हैं खर्चा। तो हमारा गोल क्या रहे दोस्तों, हम हमारी एसेट को आने वाले समय में इंक्रीज करें, लायबिलिटीज को धीमे धीमे डिक्रीज करें। तो हम सबको दोस्तों देखो, नया साल शुरू हुआ है, पहला महीना है ये अप्रैल। हम सबको क्या करना चाहिए ये साल, अपना खुद का दोस्तों हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए खुद का। अपने इनकम स्टेटमेंट में ये हाउस होल्ड इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए, HIS। क्या हुआ, हिस, हर नहीं है पर हिस, HIS, हाउस होल्ड इनकम स्टेटमेंट, राइट। पूरे घर का, कि मेरे फैमिली में जो लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग हम मिलके कमाते हैं, A एंड B। तो मेरे को सबसे पहले मेरे इनकम स्टेटमेंट में मेरे इनकम की एंट्री करनी होगी कि A + B मेरी टोटल इनकम कितनी है, राइट। फर्ज कीजिए A 1 लाख, वाइफ 1 लाख, आपकी टोटल की इनकम कितनी हो गई, 2 लाख। तो आपको आपकी इनकम पता चल गई है, राइट। अब इसके साथ पिछला पूरा साल देखो, राइट, लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर की आपकी कॉस्ट देखो। मैंडेटरी कॉस्ट जो टैक्स वैक्स भरना पड़ता है, राइट, उसके साथ जनरल कॉस्ट जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए है, लग्जरी की कॉस्ट हमने कितनी बेयर की, ये सारी कॉस्ट मिला के, ये कॉस्ट करते टाइम आप लोग ये नहीं देखते हो कि इधर से कि इधर से, बराबर है। ये दोनों का टोटल होके आपकी टोटल कॉस्ट ये इसमें से निकलती है, राइट। पर मुझे पता चल गया कि ये मेरी टोटल कॉस्ट है, राइट। मान लीजिए मैंने 1.5 लाख की मेरा खर्चे अलग अलग कर दिए, जिसमें आपके इंश्योरेंस आ गए, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट आ गए, सारी चीजें इंक्लूड करके। सो इनकम एंड कॉस्ट बोथ दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड हियर, राइट। अब तीसरा, इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, राइट। अब A में से जो इनकम आई, B में से इनकम आई, टोटल दोनों का मिलके अलग अलग एसेट में मैंने कितना पैसा डाला। अब एसेट में क्या क्या हो सकता है,
अगर आपका पीएफ कटता है, पीएफ, अगर आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट, आप मेटल लेते हो, गोल्ड बोल्ड लिया, वो गोल्ड आ सकता है, आप स्टॉक मार्केट यानी फाइनेंशियल इन्वेस्ट करते हो, जैसे शेयर बाजार हो गया, शेयर बाजार आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, दिस ऑल थिंग्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अभी करो टोटल कि आपने पिछले साल 2 लाख की कमाई की, 1.5 लाख रुपया आपके कॉस्ट में गया, 50K यानी 0.5 50,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया। तो 1 साल बीता, मेरे एसेट में कितना आया? आ गया 50,000। लेकिन ये 50,000 नहीं होगा एसेट में, बिकॉज दिस एसेट्स आर मल्टीप्लाइंग, ये एप्रिशिएटिंग वाली चीज है। हमने इन 50,000 किया है पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी। इट डिपेंड्स ऑन योर एसेट, राइट। तो इस प्रकार से अगर मैं मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा दोस्तों, मेरा ट्रैक रहेगा, और ट्रैक रहना तो जरूरी है, राइट। तो यहां पे ऊपर लिंक दी गई है, वहां से एक फॉर्मेट इसका आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने दिया हुआ है कि भाई मेरी इनकम, मेरा कॉस्ट और मेरे इन्वेस्टमेंट को मिला के मेरे को टोटल मिल जाए, राइट। इससे आप नेक्स्ट ईयर का बजट कर सकते हो। देखो हर साल धीमे धीमे इंडिया ग्रोइंग इनकम है, आपकी इनकम आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। जितनी इनकम बढ़ेगी आपकी और एसेट्स भी बढ़ने वाली है, राइट। तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, एक इंपॉर्टेंट रेशियो इधर आपको पता चलना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? सेविंग रेशियो। कौन सा रेशियो है ये? सेविंग रेशियो। मैंने कितना सेविंग किया, राइट। अगर 2 लाख की इनकम पे मैंने 50,000 रुपया सेविंग किया तो ये कितना परसेंट हुआ? अच्छा सेविंग किया आपने, है ना, 25%। फर्ज कीजिए हर साल इसी प्रकार से अगर आप सेविंग करते रहते हो, आपके एसेट को तो बढ़ना ही है, राइट। दिस इज अ नॉर्मल वे टू लुक ऑन योर इनकम स्टेटमेंट। अब हम दोस्तों बैलेंस शीट देखते हैं। बनानी है ना बैलेंस शीट? नए साल में इनकम स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट भी बना लो आप, राइट। दोस्तों तो हम अपनी खुद की बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, राइट। दोस्तों 3 प्रकार की बैलेंस शीट होती है। अरे बाप रे, 3 प्रकार की? कौन सी? एक बैलेंस शीट ऐसी होती है, दूसरे प्रकार की बैलेंस शीट ऐसी होती है, और तीसरी बैलेंस शीट ऐसी होती है, राइट। अब ये 3 में से कौन सी बैलेंस शीट अच्छी लगती है? ये कैसे है ऐसा, राइट। देखो ये जो पहली बैलेंस शीट है, यहां पे एसेट तो बहुत है, एसेट ही एसेट दिख रही है मेरे को तो, पर प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। ये एसेट अंदर जमा है, पर ये एसेट्स मेरे को कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही है, राइट। ये जो तीसरी बैलेंस शीट है, इसमें जो एसेट्स है आपकी, ये वाले में, ये अंडर सर्व्ड एसेट्स है, बिल्कुल कम एसेट्स है जो मेरे को काम ही नहीं लग सकती है। दोस्तों कम से कम एसेट्स कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको पहले बताया कि जितना आप सालाना कमाते हो, राइट, उतना और आपके दूसरे खर्चे को पूरे कर सके उतनी एसेट क्रिएट होनी चाहिए कि एसेट बेचने की जरूरत ना पड़े, राइट। उतना यानी मान लो 3 लाख का आपका खर्चा है इस साल का, तो 3 लाख का खर्चा ये एसेट बेच के नहीं करेंगे। एसेट उतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें से प्रोडक्टिविटी उतनी मुझे दे कि मेरा 3 लाख का खर्चा निकल जाए इस साल का, राइट। तो ये केस में क्या है, ये एसेट्स बिल्कुल दुबली पतली है, बिल्कुल ही एसेट्स अंदर नहीं है, या एसेट्स है पर प्रोडक्टिव नहीं है। और ये तीसरा पोर्टफोलियो जहां पे आपकी एसेट्स बिल्कुल बढ़िया है एंड दे आर हाई प्रोडक्टिव, राइट। आपको कैसी एसेट बनानी है? एसेट विथ नॉन प्रोडक्टिव। यहां पे एसेट के सामने लायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि मेरी एसेट दिखती ही नहीं है। एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो मेरा हाल ऐसा है, राइट। तो अब इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है वो आप देख लीजिएगा। हम आज जो कुछ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी एसेट हमारी बनने वाली है, राइट। तो सबसे पहले हमने जो इनकम स्टेटमेंट देखा उसमें जो हमने सेविंग की, उसकी इफेक्ट सीधे सीधी असेट पे आने वाली है, या तो फिर लायबिलिटी पे भी आ सकती है अगर सेविंग नहीं की और बोरोइंग ही बोरोइंग की, बराबर है। तो आप जब बैलेंस शीट अपनी बनाओगे, दिस इज योर बैलेंस शीट,
राइट। अगेन HBS यानी हाउस होल्ड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या बनेगा? जब आप सेविंग करते जा रहे हो, हर महीना हर साल का आपका 50,000 ऐड होता जा रहा है, तो वो ऐड होके किधर किधर जाएगा, कौन सी प्रकार की एसेट्स आपके पास आती जा रही है। अगर आप कोई भी एक ही एसेट में पूरा पैसा डाल रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एसेट्स दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन वाली होनी चाहिए। एक होती है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, PF हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गई, जो अप्रोक्सीमेटली FD आपको इतना तो देगी कि नहीं, 5-6%। पर ये 5-6% बढ़ने के लिए नहीं है, ये 5 to 6% किसके लिए पता है? सेविंग के लिए है। ये नहीं रहा तो मैं तो खर्च कर दूंगा, राइट। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब यही पैसे काम लगने वाले हैं। तो ये भले आपको ग्रोथ नहीं देता है पर ये होना चाहिए। इसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। लिक्विड एसेट यानी मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब तुरंत काम लगेगा, राइट। लिक्विड एसेट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की एसेट ऐसी होती है कि जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो एसेट भी काम नहीं लगती है, इमीडिएट लिक्विड नहीं हो सकती वो एसेट, राइट। तो एसेट में एक ऐसी एसेट होती है जो लिक्विड नहीं होती है। कैसी? नॉन लिक्विड और एक लिक्विड एसेट। उसी प्रकार से कुछ एसेट होती है जो एप्रिशिएट, बढ़िया करती है। कुछ एसेट होती है जो एप्रिशिएट नहीं हो करती है, ठीक ठीक थोड़ा बहुत बढ़ती है, राइट। कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो आपको एप्रिशिएशन नहीं देती है पर इनकम देती है। हर साल आपको 3-4 लाख रुपया मिल गया तो वो भी तो एसेट अच्छी है, राइट। कुछ एसेट आपको इनकम नहीं देती है। कुछ एसेट ऐसी होती है जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बढ़ता भी है पैसा, हर साल की इनकम भी आती है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज गुड इनकम, राइट। तो अपनी एसेट्स को इन पूरा कॉम्बिनेशन में बनाओ, राइट, क्योंकि कई एसेट ये दोनों नहीं देगी पर वहां सेफ्टी रहेगी, राइट। तो प्रॉपर वे में मेरे को मेरा एसेट्स का क्रिएशन करना है जो मुझे एप्रिशिएशन दे, जो मुझे सेफ्टी दे, जो मुझे लिक्विडिटी दे, जो मुझे इनकम भी दे रेगुलर, राइट फ्रेंड्स। तो अलग अलग प्रकार की जो एसेट्स आपको ये सब काम करके दे सकती है। अब जैसे एसेट्स बनी ऐसे हमने अभी लायबिलिटी भी देखी ना। लायबिलिटीज यानी क्या? हर वो चीज जो मेरी जेब से पैसे को ले जाए, मेरे बैंक से पैसे को ले जाए, उसके पास वो हुई लायबिलिटी। हर वो चीज जो मेरी इनकम को बढ़ाएगी वो है मेरी एसेट। तो इनकम को बढ़ाने वाली चीज हुई एसेट, घटाने वाली चीज हुई लायबिलिटी। अब मान लीजिए मेरे पास अलग अलग लायबिलिटी है जो मेरे सर पे भी ह्यूज थी, राइट। अब एक लायबिलिटी कुछ परसेंटेज की मेरी बोरोइंग होगी, कार लोन हो सकता है कुछ 8 या 9% का बोरोइंग हो, होम लोन भी होगी, हो सकता है कुछ 7% की बोरोइंग हो। ये अलग अलग प्रकार की जो लायबिलिटीज है, ये एक बात तो तय है कि मेरे बैंक से पैसे को ले जाती है। अपने आप को पूछो क्या ये लायबिलिटी एसेट बिल्ड करने में काम लग रही है? इफ यस देन इट्स ओके। दूसरा पूछो ये जो एसेट बनाने में काम लग रही है वो एसेट से ज्यादा पैसा तो नहीं ले रही है? मतलब मेरी एसेट बढ़े 6% से पर मैं ब्याज भरूं इधर 10%, तो कोई काम का है? नहीं काम का है। तो मेरे को मेरी लायबिलिटी पे वर्क करना होगा, मेरे को कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि मैं इसको कैसे धीमे धीमे डिक्रीज करूं। वैसे भी गोल तो ये होना ही चाहिए कि कोई लायबिलिटी हमारे सर पे ना रहे। जब लायबिलिटी ना हो, एसेट भरपूर हो आपके पास, तभी तो हम दोस्तों स्ट्रेस फ्री हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, हर वो चीज पा सकते हैं जो हमें पानी है पूरी एसेट से। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट अवर ओन एसेट, अवर ओन लायबिलिटी। मैं चाहूंगा दोस्तों, मैंने लिंक में ये फॉर्म डाउनलोड करने की एक जगह दी हुई है, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और खुद की एसेट और लायबिलिटी को बनाइए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों चीजों से दोस्तों बनती है आपकी नेटवर्थ।
दोस्तों नेटवर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी जो नेटवर्थ है ये हर साल बढ़ती रहनी चाहिए। अब दोस्तों नेटवर्थ बनती कैसे है? नेटवर्थ बनती है दोस्तों एसेट माइनस लायबिलिटी करने से, राइट? अब फर्ज कीजिए मेरी एसेट है 1 CR, सामने मैंने लायबिलिटी भी 1 CR की रखी हुई है, राइट? मेरी एसेट 1 करोड़ की पर मेरी लायबिलिटी भी 1 करोड़ की। अब मुझे बताओ मेरी नेटवर्थ कितनी हुई? अ बिग अंडा। मैं कह सकता हूं मेरे पास एसेट बढ़िया है लेकिन रिस्की है क्योंकि लायबिलिटी भी उतनी मेरे सर पे है, तो मेरी नेटवर्थ तो 0 हुई, राइट? उसके सामने अगर 1 करोड़ के सामने 50 लाख 0.5 CR की मेरी लायबिलिटी है, एसेट करोड़ की, लायबिलिटी 50 लाख की, तो कम से कम ये 50 लाख की मेरी नेटवर्थ हुई। अब धीमे धीमे जैसे कल मैं ये लायबिलिटी को घटाऊंगा या एसेट को बढ़ाऊंगा, दो में से कुछ भी करूंगा तो भी मेरी नेटवर्थ इंक्रीज होती है, राइट? सो नेटवर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। हमारा गोल होना चाहिए कि हमारी जो नेटवर्थ है, मेरे को पता रहे कि पिछले साल मेरी नेटवर्थ कितनी थी और मेरा ये गोल इस साल मेरी नेटवर्थ को कितने तक ले जाने का है। दोस्तों कम से कम जब हम एसेट बनाए, ये एसेट मैं जानता हूं हमारे ड्रीम को पूरा करने वाली है। कुछ ड्रीम 3 साल बाद के, कुछ 5 साल बाद के, ये सब ड्रीम को पूरा करेगी। साथ में अगर कोई अनहोनी होती है, कोई मुश्किल ही आ जाती है 6 महीना, तो वो समय भी मेरे को लिक्विड एसेट काम लगेगी घर चलाने के लिए। इन सारी चीजों का प्लान करके बनाए, लायबिलिटीज मिनिमम रखे, एसेट्स मैक्सिमम रखे। कई लोगों का हमने देखा है दोस्तों, एसेट होती नहीं है, मिनिमम होती है 25 लाख, लायबिलिटीज 1 करोड़। अब बोलो क्या होगा फिर, राइट? कोई बात नहीं, मेरी भी ऐसी ही थी, लायबिलिटीज ही ज्यादा थी, एसेट कुछ भी नहीं किया था, पर जब पता चला तब से इस पे काम किया और देखो सफल हुआ ये चीज करने में, राइट? तो आज से आप सोचोगे नेटवर्थ बढ़ाना, कल दोस्तों जरूर बढ़ा पाओगे। तो ये था दोस्तों आपका खुद का इनकम स्टेटमेंट, आपकी खुद की बैलेंस शीट। दोस्तों अगले एपिसोड्स में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलग अलग रेशियो जो इस्तेमाल होते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को तगड़ा करने के लिए, और उसके साथ हम डेप्ट स्ट्रक्चरिंग पे बात करेंगे, डेप्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि हम क्या करें जिससे हमारी डेप्ट धीमे धीमे कम होती जाए, एसेट बढ़ती जाए। तो ये था दोस्तों मेरी ओर से, पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।